Students, today we will study about the lesson number 9, class 9th science, force and laws of motion, part 4th. Today we are going to study the numerical problems based on Newton's second law of motion. First one is a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. We have to calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kilogram. This numerical problem is on the page number 121 in your book also. I am going to explain what things are given in this numerical. Whenever you are going to solve a numerical problem, first of all, you have to write down the physical quantities which are given in the numerical. Here you can see a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour. 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटर कार चल रही है. इट मीन्स इट इज u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. सो u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट है इसमें इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. इसका ये मतलब है मोटर कार को 4 सेकेंड के बाद ब्रेक्स लगाए गए हैं. इट मीन्स 4 सेकेंड के बाद मोटर कार रेस्ट पर आएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v वो 0 है. कब है वो 0? आफ्टर द 4 सेकेंड्स. इट मीन्स टाइम t गिवन इज 4 सेकेंड. सो राइट डाउन द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड and the time t small t is equal to 4 seconds. Now you have to calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kilogram. आपने फोर्स कैलकुलेट करना है जो ब्रेक्स जो है मोटर कार पर लगाएंगे, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है मोटर कार की उसके अगेंस्ट, जबकि जो गाड़ी का मास विद इट्स पैसेंजर वो गिवन है 1000 किलोग्राम. तो टोटल मास आपको दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ द मोटर कार प्लस पैसेंजर्स इट इज़ 1000 किलोग्राम. तो हमने ये भी लिख लिया है टोटल मास 1000 किलोग्राम. टाइम 4 सेकंड है और हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स. ये क्लियर है हमारे पास. कैलकुलेट द फोर्स यानी कि F हमने कैलकुलेट करना है. जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं V, U, T और M और फाइंड आउट करना हमने F. इन सारी गिवन चीज़ों को मिलाकर जो फार्मूला हमारे पास आता है वो है हमारा F इज इक्वल टू M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. आपने किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इस बात पर भी ध्यान देना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ही होना चाहिए, चाहे वो CGS हो या SI और MKS. MKS को आप जानते भी होंगे कि उसमें डिस्टेंस मीटर में होता है, मास किलोग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है. तो यहाँ पर जो हमारे पास U है वो 108 किलोग्राम पर आवर में है, इसलिए उसे आप फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. तो 108 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, किलोग्राम को मीटर में बदलने के लिए 1000 से, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास जो फार्मूला है F इज इक्वल टू M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे. V भी
0 है, U 30 है, M 1000 है और T स्मॉल 4 है। यहाँ से हमने पाया कि जो F है, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज इक्वल टू -7500 न्यूटन आ गया। ये फोर्स ब्रेक्स जो है वो लगा रहे हैं गाड़ी की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका साइन नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार। और इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है इसमें अगला न्यूमेरिकल सेकंड, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, किसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंपेयर करना है आपने यहाँ पर, एक्सेलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास को एक्सेलरेट करना है एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, या फिर 4 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ये एक तरह का कंपैरिजन है कि किस में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी 121 पेज पर एग्जाम्पल 9.2 है। ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमने F को कंपेयर करना है, जबकि न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं F इज इक्वल टू M में होता है। तो M हमें गिवन है दोनों ही केसेस में और A भी गिवन है दोनों ही केसेस में, इसलिए हम फर्स्ट केस के लिए F1 फाइंड आउट करेंगे। F1 इज इक्वल टू M1 A1 हो जाएगा। M1 गिवन है हमें 2 किलोग्राम, A1 भी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So F1 will become 2 multiplied by 5 is equal to 10 न्यूटन। क्योंकि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही गिवन है सभी यूनिट्स, तो हमें किसी को कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और फोर्स का यूनिट SI सिस्टम में न्यूटन होता है, तो हमने फोर्स का यूनिट जो है इसमें न्यूटन लगा दिया है। क्योंकि मास का भी हमने SI सिस्टम में यूनिट लिया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का भी SI सिस्टम में ही यूनिट लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F2 हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास M2 है और A2 है। M2 हमारे पास 4 किलोग्राम है, जबकि A2 हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से अब जब हम F2 फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज F इज इक्वल टू MA, so F2 is equal to 4 kilogram multiplied by 2 meter per second square. This is equal to 8 Newton. From here we can see F1 is greater than F2. So finally we can say the accelerating force in case of the 2 kilogram mass object will require more, that is the force required for accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square will be greater. नेक्स्ट है इसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब Newton's third law of motion states that to every action there is always an equal and opposite reaction. These forces act on two different objects and never cancel each other. Newton's third law of motion ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, लेकिन दोनों ही फोर्सेस अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दोनों कौन से? एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एक जैसे होते हैं। येट दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही फोर्स
एक जितनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें। ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच मे हैव द डिफरेंट मास। क्योंकि एक्शन जिस बॉडी पर लग रहा है वो एक डिफरेंट मास की बॉडी है, और जिस बॉडी पर रिएक्शन हो रही है वो एक डिफरेंट मास की बॉडी है। इसलिए दोनों बॉडीज में प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स acting on the lighter body will produce the greater acceleration and vice versa। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए। जिस बॉडी का मास m स्मॉल होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि F फोर्स जो अप्लाई किया जाएगा, एक्शन जो होगा उस केस में कह लो या रिएक्शन के केस में कह लो, फोर्स F जो भी अप्लाई होगा, अगर उस बॉडी का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी इन कंपैरिजन टू द अदर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक पर एक्शन होगा और दूसरे पर रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि कोई बॉल जब हम किसी दीवार पर मारते हैं तो बॉल जो है एक्शन करती है वॉल के ऊपर, वॉल भी उसी के रिस्पॉन्स में रिएक्शन करता है बॉल के ऊपर। बॉल जब दीवार को पुश करती है तो जितना वो फोर्स लगाती है उतने फोर्स से हम देख रहे हैं कि वॉल जो है वो एक्सेलरेट नहीं होती, लेकिन जो वॉल है जो बॉल के ऊपर रिएक्शन करेगी उतने ही फोर्स से करेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन बॉल क्या करेगी, एक्सेलरेट होगी, क्योंकि बॉल का मास वॉल के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट होते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल भी मैंने बता दिया। कई सारे और भी एग्जांपल है, जैसे वॉकिंग है, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जो है धरती को धक्का लगाते हैं तो धरती भी हमारे पैर को उतने ही फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा पैर एक्शन करता है वॉल अर्थ के ऊपर, और जो है ना ग्राउंड कह लो जिसको हम कह सकते हैं, और ग्राउंड हमारे पैर पर रिएक्शन करते हैं जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो यहीं तक करेंगे हम इसमें।